5:30 के करीब वो बॉम्ब ब्लास्टिंग की आवाज़ हम जो उठा, मैं तो बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ से उठा और मेरे भाई का फ़ोन भी आया था। भाई मेरा अपडेटेड भी था इन सब से। तो भाई का फ़ोन आया, भाई पूछा कुछ हुआ, तो पता चला कि मेरी सिटी जो है मेन जो ओडेसा सिटी है उसके जो पोर्ट है वो पोर्ट आता है मेरी सिटी से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर पे। तो वहाँ का जो आर्मी बेस है, स्टार्टिंग के वो लोग आर्मी बेस से थे, पहले आर्मी बेस को उड़ाया, फिर नेवी बेस को उड़ाया। तो उस दिन हम लोग को पता चला कि ये वार शुरू हो चुकी है। ये फिर हम लोग सोचे कि देखते हैं हम कैसे कैसे जाएं। आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं शाहरुख खालिद। ये शेरघाटी के शुमाली मोहल्ले के हैं और यूक्रेन में MBBS के छात्र हैं। जो हालत रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद वहाँ पर है, उसको लेकर पूरे देशवासी, बिहार के लोग और गया ज़िला में भी बहुत सारे छात्र जो वहाँ पे MBBS की पढ़ाई कर रहे थे, उनके परिवार के लोगों की चिंता बढ़ी। कुछ बच्चे अभी आए हैं, कुछ अभी वहाँ भी हैं। तो एक तरह से हर दिन आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उन छात्रों का दर्द और वहाँ के लोगों की त्रासदी। कई छात्र अभी भी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, वीडियो कॉल से और मीडिया से, सरकार से अपनी परेशानियों को बता रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि वो किस तरह से युद्ध में फंसे हुए हैं, उनके पास खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, हर दिन वहाँ मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो इन तमाम चीज़ों को जिन्होंने पास से देखा होगा, मतलब ये कि उन्होंने बमबारी भी देखा और बर्फ़बारी भी देखा, तो मैं शाहरुख खालिद से जानना चाहूँगा वो तमाम चीज़ों को कि किस तरह से इन्होंने वहाँ पर वो तमाम चीज़ों को महसूस किया और कैसे अपने वतन तक यहाँ पहुँचे। शाहरुख, आपका शेरघाटी आजकल में स्वागत है। जी थैंक यू सर। ये कि आप वहाँ पे यूक्रेन में किस कॉलेज में थे, किस शहर में थे वहाँ पर आप? यूक्रेन में मेरा शहर है ओडेसा और उस हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है ओडेसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। वहाँ पर मैं 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। अभी मेरा सेकंड सेमेस्टर बच रहा था, जो मैं 3 महीने की पढ़ाई हो चुकी थी अपनी 3 महीने की, और अभी फाइनल्स मेरा होना था जून में। तो मैं ओडेसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। ओडेसा शहर है मेरा यूक्रेन में। अच्छा जी। कॉलेज क्या है आपका वहाँ पर? कॉलेज मेरा हम मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे 4th ईयर में। अभी सेकंड सेमेस्टर हमारा चल रहा था वहाँ पर। जी। शाहरुख, आप जब ये वहाँ पे वॉर शुरू हुआ, जी जी जी। तो ये पहली बार आपको कैसे मालूम हुआ कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं या होने वाली हैं? आपको कुछ स्टूडेंट्स ने बताया या ख़बरों से आपने जाना, या कैसे ये पहली बार कैसे मालूम हुआ आपको? सिचुएशन तो चल रही थी कुछ कुछ और हम लोग न्यूज़ के थ्रू अपडेटेड थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये चीज़ शुरू हुई तो यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसा तो कुछ पता नहीं था, ना बताया गया था कि वॉर एज सिचुएशन। हम लोग न्यूज़ के थ्रू अपडेटेड थे तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पता चल रहा था कि कुछ हम लोग कुछ चल रहा है, सिटी के अंदर कुछ चल रहा है। लेकिन हम लोग इत्मीनान थे कि चलिए अपनी सिटी के अंदर में कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। हम लोग बाहर भी जा रहे थे, सब कुछ हम लोग को नॉर्मली समझ में आ रहा था। फिर अचानक से एक दिन हम लोग और भी जो सिटीज़ जैसे कीव में है, मेरे दोस्त पढ़ते हैं, खारकीव में है, तो उनके थ्रू अपडेटेड थे। तो उन्हीं से पता चला कि उनकी सिटीज़ में थोड़ा बहुत कुछ ऑफ द मतलब नॉट इन द सिटी, आउटसाइड द सिटी कुछ चीज़ें चल रही है। ऑल ऑफ अ सडन इन द मॉर्निंग वन डे, एक दिन सुबह 5:30 के करीब वो बॉम्ब ब्लास्टिंग की आवाज़ हम जो उठा, मैं तो बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ से उठा और मेरे भाई का फ़ोन भी आया था। भाई मेरा अपडेटेड भी था इन सब से। तो भाई का फ़ोन आया, भाई पूछा कुछ हुआ, तो पता चला कि मेरी सिटी जो है मेन जो ओडेसा सिटी है उसके जो पोर्ट है वो पोर्ट आता है मेरी सिटी से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर पे। तो वहाँ का जो आर्मी बेस है, स्टार्टिंग के वो लोग आर्मी बेस से थे, पहले आर्मी बेस को उड़ाया, फिर नेवी बेस को उड़ाया। तो उस दिन हम लोग को पता चला कि ये वार शुरू हो चुकी है। ये फिर हम लोग सोचे कि देखते हैं हम कैसे कैसे जाना है, तो कैसे क्या जो करना हालात है, क्या आपको उम्मीद थी कि ऐसे हालात हो जाएंगे? नहीं, हालात का तो बिल्कुल भी नहीं था। जिस तरह से हम लोग देख रहे थे, न्यूज़ के थ्रू अपडेटेड थे, तो हम लोग को पता चल रहा था कि चलो सिचुएशन है, क्योंकि 2014 में भी ये हुआ हुआ है। 2014 के टाइम में तो हम लोग थे नहीं वहाँ पर, 2014 में भी हुआ है। तो हम लोग इतना थे कि जाएगा भी तो इतना ज़्यादा तक नहीं जाएगा। जब ये शुरू हुआ था तो 2014 में पहले क्रीमिया का एनेक्सेशन हुआ था। तो क्रीमिया के एनेक्सेशन के बाद कुछ टाइम में माहौल ठीक हो गया था। इस समय भी जब शुरू हुआ ना, तो हम जब अपने प्रोफेसर वगैरह से बात कर रहे थे, प्रोफेसर सब बोल रहे थे कि अभी ऐसे रशिया चाह रही है तो मे भी डोनेस्ट और लुगांस लेकर के जो ईस्ट में आता है, और वो ऑलरेडी वो रशिया ऐसा समझ सकते हैं कि रशिया रूल करती है वहाँ पे, रशियन करेंसी वगैरह वहाँ पर चलती है। तो था कि मे भी उसको ले करके फिर ये मामला धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएगा।
पर सेटल डाउन ना होने के बजाय और ये तो पीक आपने पकड़ लिया। फाइनली कैसे फैसला लिया कि अब हमको जाना ही है, जब निकलना ही चाहिए? जी, जब उस दिन सुबह में ये मामला शुरू हुआ, उस दिन मैं अपनी सिटी में देख रहा था कि माहौल सही है, पर इतना तो समझ में आ गया था माहौल सही अभी है पर आगे नहीं होगा। तो उसी दिन हम लोग भाई अपने बात किए, बोले पापा से बात किए, हम बोले जितना जल्दी हो सकता है निकलो वहाँ से। तो हम लोग बस टिकट देखना शुरू किए उस दिन कि कौन सी नियरेस्ट टिकट कौन सी है। नियरेस्ट टिकट कल अगले दिन की रात के 10 बजे की टिकट मैं करा चुका था कि मैं ओडिशा एयरपोर्ट से निकलूँगा, कतर एयरवेज से लेकर दोहा निकल जाऊँगा, फिर दोहा से दिल्ली आ जाऊँगा। इंडिया के लिए कोई डायरेक्ट नहीं थी फिर उस समय? नहीं, डायरेक्ट नहीं थी उस समय। थी मतलब थी पर कीव से थी। हाँ। मेरे यहाँ की ओडिशा जो मेरे यहाँ की जो सिटी है वहाँ से नहीं थी। ओडिशा एयरपोर्ट जो है वहाँ से कीव जाना था। और कीव में ज़्यादा खतरा महसूस हो रहा था हम लोग, क्योंकि कीव जाने के लिए चाहिए लगभग 6 से 8 घंटा। अब 6 से 8 घंटे का टाइम दीजिएगा, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बाई ट्रेन आप जा रहे हैं, फिर किसी भी एयरवेज से जा रहे हैं। तो ये सब मामला था। फिर वहाँ से निकले तो अच्छा, इंडियन एम्बेसी से भी आप लोगों ने कांटेक्ट किया क्या? जी, इंडियन एम्बेसी से हम लोग बाकायदा लिंक में थे, एडवाइजरी आ रही थी, हम सारा एडवाइजरी फॉलो कर रहे थे। उसी हिसाब से जिस तरह से बताया जा रहा था हम लोग नेक्स्ट डे फिर हमने सोचे कि अब ज़्यादा वेट नहीं करने का है। तो एडवाइजरी में आया था कि आप लोग यहाँ से जो भी साधन मिलता है वो ले करके निकल जाओ, और जो यूक्रेन का जो लास्ट बॉर्डर है चॉप, वहाँ तक पहुँचो, वहाँ से फिर इमिग्रेशन वगैरह कराओ, टिकट लो, इमिग्रेशन कराओ और बॉर्डर क्रॉस कर ज्वाइन ही हो। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद है कि आप दूसरे कंट्री में इंटर कर गए। अब वहाँ पे कोई मसला नहीं, आप दूसरे तो जो मुश्किल जोन था, जो अब जहाँ पर फायरिंग ये सब जो मामला था, अब वहाँ से निकल गए, तब वहाँ पर उतना मतलब रिस्क नहीं है वहाँ पे। तो पैदल चलना पड़ा, जो कुछ तस्वीरें मैं देख रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स पैदल चल रहे हैं या बहुत बर्फबारी के बीच है। जी, ये जो खारकी जी खारकी वगैरह का जो जगह है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी। मैं तो मुश्किल से तो हर इंसान गुजरा, पर मेरी मुश्किल और सब के बनिस्बत थोड़ी कम ही रही। जो और सब बच्चे जो जिस अभी भी बहुत मुसीबत से गुजर रहे हैं, तो मेरी मुश्किल मेरी इतनी थी कि मुझे ज़्यादा चलना वलना नहीं पड़ा। मुझे 1.5 दिन के आसपास खड़े रहना पड़ा एक जगह पे। और वहाँ पे का जो रश था, 1200 बच्चे थे, उसको हैंडल करने में ज़्यादा दिक्कत आई। मुझे पता चला था आपके बारे में कि आप बीमार भी हो गए थे जब दिल्ली आए। हाँ, वो थोड़ा मेरे डिस्क का प्रॉब्लम था, स्लिप डिस्क का, तो वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया मेरा। तो पेन जो एग्रीवेट कर गया ज़्यादा, तो मैं दिल्ली आके दिखाते हुए फिर इधर आया। अभी वहाँ पे यूक्रेन में कुछ दोस्त हैं आपके, जी। तो जाहिर है कि उनसे बातें हो रही हैं। तो क्या जिस तरह की तस्वीरें हम वहाँ के देख रहे हैं, बच्चों के अब जो हालात हैं वहाँ पे वो काफ़ी मुश्किल भरे हैं और दर्द भरे भी हैं। तो कुछ दोस्त आपके जो वहाँ पर आपके साथ पढ़ने वाले, उन लोगों से क्या बात हो रही है आपको? अभी क्या लगता है रियल चीज़ क्या वहाँ पे बातें आप तक आ रही हैं? अभी की ग्राउंड सिचुएशन ये है कि हर सिटी की ग्राउंड सिचुएशन अलग है। जैसे मैं ओडिशा में था, मेरी सिटी की ग्राउंड सिचुएशन ये है कि सारी सिटी को, मेरी जितनी भी मेरी सिटी है कि जो भी हॉट स्पॉट्स है, जैसे जहाँ से एंट्री हो सकती है, वो सारे हॉट स्पॉट को ब्लॉक कर दिया गया सारी तरफ से, ताकि रशियन आर्मी एनी हाउ इंटर ना कर सके। ये मेरी सिटी के हालात हैं। कीव की जो सिटी है ना, उसके हालात थोड़ा ज़्यादा ख़राब है, ये करके कि वो कैपिटल है। अभी कोई भी कैपिटल को आप एनेक्स कर ले लेते हैं, तो ऑब्वियसली मतलब एनेक्सेशन हो गया, मतलब वार इज़ ऑलरेडी डन। तो मेन अब ये प्रॉब्लम चल रही है कीव सिटी में। और जैसा आपका सवाल है ये कि ग्राउंड जी बिहार, तो मेरे कुछ ज़्यादा भी दोस्त नहीं रहे वहाँ पे। अच्छा। और सब सिटी के थे, तो मेरे ग्रुप में, हर ग्रुप में ना 25 बच्चे होते हैं। तो इंडियन मान लिया? जी, मेरे ग्रुप पे सारे बच्चे आ चुके हैं। अच्छा। ओडिशा शहर के जितने बच्चे थे वो सारे आ चुके हैं। अभी आज का अपडेट ये है कि सुमी से बच्चे आने वाले हैं, मे बी कल तक आ जाएंगे। और मोस्ट वाली 2 से 3 दिन में सारे जो इंडियंस हैं वो घर वापस आ जाएंगे। सरकार की कैसी कोशिश रही इस मामले में? सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन एक सवाल फिर ये बनता है कि अभी बॉर्डर क्रॉस करके तो नहीं आ सकते ना। सरकार के लोग जो है बॉर्डर क्रॉस करके, इंटरनेशनल लॉ होता है, तो उसके तहत आप बॉर्डर क्रॉस करके आकर के लेके नहीं जा सकते हैं। तो सरकार जहाँ तक कर सकती थी अपना पूरा कोशिश जो है वो की है कि बॉर्डर आप क्रॉस कर दिए, उसके बाद आपको हम पिकअप करके जो भी है जैसे भी कर सकते हैं आपको वापस भेज देंगे। सरकार अपनी तरफ से कोशिश की है। अब ये है कि सरकारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो बच्चे जहाँ तक पढ़ चुके हैं उसके बाद का उनका क्या होना चाहिए। अभी क्या लग रहा है, फ्यूचर क्या आपको दिख रहा है? आपको अभी तो एट प्रेजेंट में कुछ नहीं कह सकता हूँ। है कि ये बी पॉजिटिव लेके चलते हैं कि 4th ईयर हो चुका है, 2 साल का और बचता है। एनी हाउ अगर सिचुएशन हालात सुधर जाते हैं तो वापस नहीं जाना है। यहाँ के भी इंटेलेक्चुअल हों या डॉक्टर्स हैं या
पॉलिटिशियन है या सरकार है वो बच्चों का हौसला बढ़ा रही है कि उन्हें घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, बस है कि तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छे रास्ते निकले। पॉजिटिविटी रखना है और सोचना है कि जो भी हो, जो हमारे हक में बेहतर होगा वो होगा, बाकी अपनी कोशिश करते रहना। इंटर्नशिप को तो यहाँ पर भी जो इंटर्नशिप में छात्र हैं उनके लिए तो आज खबर आई भी है कि वो उनको यहाँ पर मौका दिया वो है 6th ईयर के बच्चों के लिए, जैसे 6th ईयर जिनका अभी क्रॉक में हम लोग का वहाँ पे एग्ज़ाम होते हैं, एक 3rd ईयर के बाद एक 6th ईयर के बाद। अभी 6th ईयर के बच्चे क्रॉक देंगे, मई 25 को उनका क्रॉक है। अब जैसे सिचुएशन चल रही है, अगर वो नहीं दे पाते हैं क्रॉक तो गवर्नमेंट उसमें ये कर सकती है, जैसा कि अभी बोल रहे हैं कि वो उनको बोले कि एनी हाउ अगर आप क्रॉक नहीं दे पा रहे उससे पहले अगर यहाँ के FMG के एग्ज़ाम आप वो ये यहाँ पर दे सकते हैं। तो हमारे लिए तो उससे कुछ खास बेनिफिट नहीं हुआ, हमारा तो अभी 2 साल और है। तो शाहरुख, आखिरी सवाल, जी, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की भाषा, ज़बान और कल्चर, ये सारी चीज़ें बिहारी स्टूडेंट के लिए या भारतीयों के लिए किस तरह से वहाँ पर एडजस्ट करने में क्या मुश्किलें रही आपको, या किस तरह आपको लगा, कैसे गुजारा आपने? जैसा कि सर अब जब शुरू गया था तो मुश्किलें तो शुरू में हर किसी को आती है। जी, भाषा को लेकर अब आपको एक वाक़या बताता हूँ जी। शुरू जब गया था तो अभी पॉकेट में पैसा है जी, सामान लेने दुकान पे गया, अब वहाँ पे रशियन में बोल रही है, भाषा वहाँ पे रशियन ही चलती है, अच्छा, तो रशियन में बोल रही है, तब समझ में नहीं आ रहा है कि पैसे उसको कितने अंग्रेजी नहीं समझते? नहीं अंग्रेजी नहीं समझते। अंग्रेजी जो कॉलेज में प्रोफेसर वगैरह पढ़ाते हैं वो समझते हैं, बाकी अमूमन भाषा वहाँ पे रशियन ही चलती है। अभी जैसे इतश तो मतलब होता है कि ये कितने का है, तो वो बोले कि 100 देसित मतलब 110 रुपये। तब 100 देसित समझ में नहीं आ रहा है क्या है, तो जितना जो सबसे बड़ा नोट था मेरे पास वो मैं निकाल के उसको दे दिया। अब वो वहाँ पर उसमें बोले कि ये वाला नहीं वो वाला दो, मतलब छोटा मेरे पास था वो देखिए नोट, तो मैं उसको ऐसे दिखा रहा हूँ कौन सा तो भाई ये पहले दिन की बात है, फर्स्ट डे की। मैं फिर वो मेरे से ली और फिर ले करके वो मेरे को वापस की, तो उस दिन शर्मिंदगी से ही महसूस हुई मुझे ज़बान को लेकर। और फिर ये लगा कि जैसे कि सरवाइव करना है कि, तो अभी पहला ही दिन था, मैं घर गया वापस, फिर मैं बोला कि पहले इसको पहले तैयार करते हैं कि अमूमन भाषा में जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीना आपको सामान मन, तो पहले मैं गिनती याद करना शुरू किया कि कितनी गिनती हो क्या बोलते हैं। शर्मिंदगी भी थी, अच्छा एक्सपीरियंस भी था, इसी बहाने सीख भी गया। तो थोड़ा शुरुआत में प्रॉब्लम आती है, अब बाकी आपके ऊपर है कि आप जितना जल्दी लर्न करना चाहें। इंडियन स्टूडेंट का कोई एकजुटता भी है क्या वहाँ पर, एक साथ मिलते बैठते, कुछ सेलिब्रिटी त्यौहार मनाते, ऐसा कुछ? जी होता है हम लोगों में। किस तरह से? नवरात्रि वगैरह होती है, दिवाली होती है, तो वहाँ पर हॉस्टल का कोई सा कैंपस हुआ तो कुछ बुक वगैरह करके तो हम लोग वहाँ पर अपना सब इंडियन जी सारे, हाँ जी, एक साथ होते जी। बहुत बहुत शुक्रिया शाहरुख, हमसे Thanks so बात much, करने के thanks लिए। हमारी शुभकामना है कि आपका भविष्य और बेहतर हो और हौसला बनाए रखें, यही आपसे कहेंगे कि हिम्मत और हौसले से काम लें। निश्चित रूप से आप जैसे जो और भी आपके फ्रेंड हैं वो भी ज़रूर बेहतर होगा, स्थिति बेहतर होगी और आप लोगों को जो मंजिल है ज़रूर मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं। जी, होप फॉर द बेस्ट। थैंक्स सो मच। ओके, थैंक्स सो मच।